Principle of assessment. The first question of this session, the primary purpose of formative assessment is to कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन: असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट, इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, रैंक स्टूडेंट्स विद इन ए क्लास, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। देखिए कि असेसमेंट जो है, देर आर फोर टाइप ऑफ असेसमेंट। वन इज प्लेसमेंट, सेकंड वन इज फॉर्मेटिव, थर्ड वन इज डायग्नोस्टिक एंड द लास्ट वन इज समेटिव असेसमेंट। तो हम लोग पहले से जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें डिस्कशन कर चुके हैं कि फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट इसका मतलब क्या है और इसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका यूजेस क्या है। हो गया। फिर भी हम यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह का असेसमेंट जो है जिसी को कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। जब कोई भी प्रोसेस चल रहा है, अगर टीचिंग लर्निंग फील्ड को हम ले लिए तो कोई टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है और उस टाइम जो वो एसेस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे के बारे में एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और वो एविडेंसेस के थ्रू उसको एसेस करते हैं और जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन में चेंजेस लाते हैं और उसी के साथ साथ कि ये लर्निंग आउटकम्स जो है उसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्टेप्स लेते हैं। एक तो अगर हमारा टीचिंग स्ट्रेटेजी डिफेक्टिव है तो उसको इफेक्टिव बनाते हैं। अगर स्टूडेंट्स का मोटिवेशंस नहीं है तो उसको मोटिवेट करते हैं, रेडीनेस नहीं है तो उसको रेडी करवाते हैं। हो गया। तो ये फीडबैक को देखकर ही करते हैं और ये फीडबैक देने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट। constant with summative assessment which evaluate learning at the end of a unit। और अगर हम लोग देखें फॉर्मेटिव असेसमेंट कंस्ट्रक्ट करता है समेटिव असेसमेंट के साथ, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग जो असेसमेंट करते हैं उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जिसी को कि हम लोग क्यों कलेक्ट करते हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है सर्टिफिकेशन। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक उसको हम लोग देखें तो पहले आएगा ये इंटीग्रेटेड विद इंस्ट्रक्शन। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन के साथ इंटीग्रेटेड होकर रहता है और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग टाइमली फीडबैक देने के लिए स्टूडेंट्स को और उसके साथ साथ टीचर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये इन्वॉल्व रहता है स्टूडेंट्स असेसमेंट प्रोसेस में और ये क्या करता है, एम टू क्लोज द गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। और ये जो एक गैप है करंट परफॉर्मेंस और डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसको क्लोज करना, मतलब उसको खत्म करने के लिए ये काम करता है। अगर हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप्स के बारे में देखें तो यहाँ चार तरह का टाइप्स आता है। एक तो सेल्फ असेसमेंट आता है, दूसरा वाला पीयर असेसमेंट आता है, टीचर लेड असेसमेंट आता है, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट आता है। सेल्फ असेसमेंट में खुद को हम लोग क्या करते हैं, एसेस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट आज लर्निंग मेटा कॉग्निशन। और उसी के थ्रू हम लोग खुद को क्या करते हैं कि फीडबैक देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमसे क्या डिफेक्टिव है और क्या इफेक्टिव है, हम लोग को कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। हो गया। उसके बाद पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में क्या किया जाता है कि स्टूडेंट का जो फ्रेंड्स लोग से उनका जो ग्रुप नॉर्म है वो लोग क्या करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं और उसको एसेस करते हैं। और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट और एक टीचर में हम लोग जो उसका इंस्ट्रक्शन, उसका लर्निंग स्टाइल में हम लोग चेंजेस लाते हैं। उसके बाद टीचर लेड असेसमेंट।
टीचर लेड असेसमेंट में टीचर असेस करता है स्टूडेंट्स को, और वो भी इंफॉर्मेशन जो देता है उसको भी हम लोग फीडबैक में काम में लाते हैं, और उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काम में लाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट में भी ये जो फीडबैक देने के लिए काम करता है, और हम लोग इसी को फॉर्मेटिव समेटिव हर एक असेसमेंट में यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में इसको यूज किया जाता है। अगर इसी का बेनिफिट के बारे में हम लोग देखें तो ये स्टूडेंट्स एंगेजमेंट को इम्प्रूव करता है, मेटाकॉग्निटिव स्किल को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है, और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को प्रमोट करता है, और स्टूडेंट्स मोटिवेशंस को भी क्या करता है कि ये इंक्रीज करता है। अगर रिलेशनशिप को देखें तो असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसी को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोला जाता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी बोला जाता है, और ग्रोथ माइंडसेट भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सा असेसमेंट के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन दे देता है प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव। तो ये किसके साथ रिलेटेड है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ रिलेटेड है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक ऐसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का भी क्वेश्चन आया है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कौन सा असेसमेंट के साथ एसोसिएटेड है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ग्रोथ माइंडसेट, ये सारे के सारे कौन सा असेसमेंट के साथ रिलेटेड है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी इज असेसमेंट रेफर्स टू, वैलिडिटी असेसमेंट में इसका मतलब क्या है। ऑप्शन, द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर ओवर टाइम, द डिग्री टू व्हिच इट टेस्ट मेजर्स विथ इट क्लेम्स टू मेजर, द फेयरनेस ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम्स। Answer of this question is option B, that is the degree to which it test measures what it claims to measure। कि वैलिडिटी का मतलब क्या है कि एक टेस्ट जो इंटेंशन है उसका, वो टेस्ट का जो इंटेंशन है, उसी का जो ऑब्जेक्टिव है, उसी के हिसाब से जब वो परफॉर्मेंस करता है, जो वो क्लेम कर रहा है उसी को जब मेजर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो टेस्ट वैलिड है बोलते हैं। Degree to which evidence and theory support interpretation of score of test score for proposed uses। कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन सा कितना डिग्री तक क्या है कि एविडेंसेस और थ्योरी है जो कि सपोर्ट कर रहा है इंटरप्रिटेशंस के लिए ऑफ टेस्ट स्कोर फॉर प्रोपोज्ड यूजेस। जो हम लोग तय किए हैं ऑब्जेक्टिव, उसी को अचीव करने के लिए ये कितना दूर काम कर रहा है। उसके बाद इसको बोला जाता है नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट इटसेल्फ बट ऑफ इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम स्कोर एंड देयर यूजेस। ये वैलिडिटी जो है ये कोई खुद टेस्ट नहीं है, ये एक तरह का इन्फ्रेंस है जिसको कि हम लोग कहाँ से ड्रा करते हैं कि वो स्कोर, वो टेस्ट एक हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और वो जो स्कोर है उसी से इसी को इन्फ्रेंस करते हैं, और वो टेस्ट का यूजेस से हम लोग क्या करते हैं, इसी को इन्फ्रेंस करते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है उसी का डिग्री ऑफ वैलिडिटी क्या है, तो उसी को हम लोग इंश्योर करते हैं। ये खुद टेस्ट नहीं है कि, लेकिन इसी का जो रिजल्ट आता है, उसी के टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग इसी को इंश्योर करते हैं। अगर की कैरेक्टरिस्टिक की बात हम लोग देखें तो ये एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट है और ये एक तरह का डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है। देखिए यूनिटरी प्रोसेस क्यों बोला जाता है कि सिर्फ यहाँ एक ही चीज हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था और कितना दूर तक ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पा रहा है। सिर्फ ये एक ही चीज देखते हैं जिसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। उसके बाद इसको डायनामिक प्रोसेस बोला जाता है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं रहता है क्योंकि ये हर वक्त चेंज होता रहता है। हो गया, चेंज होता रहता है जिसके कारण कि इसको क्या बोला जाता है कि डायनामिक प्रोसेस बोला जाता है। फोकसेस ऑन इन्फरेंस नॉट जस्ट टेस्ट प्रॉपर्टी, कि ये जो है ये कोई टेस्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके नहीं बनता है, ये किसी के ऊपर फोकस करता है, इन्फरेंसेस के ऊपर फोकस करता है। और वैलिडिटी जो है ये ऑन गोइंग है, नॉट ए वन टाइम इवेंट। सिर्फ
एक बार हम लोग वैलिडिटी निकाल दिए और छोड़ दिए, ऐसे नहीं हो सकता। ये एक ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसी को एक बार में हम लोग पता नहीं लगा सकते। और उसके साथ साथ कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेस्ट यूजेस, और हम लोग क्या करते हैं कि ये टेस्ट यूजेस का जो कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम लोग क्या करते हैं कि कंसिडर करते हैं। अगर इसी का नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वैलिडिटी, कंपोनेंट को अगर हम लोग देखें तो क्या है कि कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कॉन्सिक्वेंट वैलिडिटी, ये चार क्या है इसी का कंपोनेंट है। नेक्स्ट, which of the following is a characteristic of authentic assessment? Option: it uses only multiple choice question. It focuses on real world task and scenario. It is always standardized. It emphasizes speed over accuracy. Answer of this question is option B, that is it focuses on real world task and scenario. Assessment. What is assessment? Assessment is a systematic process of gathering, analysis and इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। कि असेसमेंट जो है ये क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जहाँ के हम लोग क्या करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और असेसमेंट जो रहता है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। और असेसमेंट बहुत सारे मेथड के साथ क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, अप्रोचेस के साथ इन्वॉल्व रहता है, एंड टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। किसके लिए कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को इवेलुएट करने के लिए मल्टीपल मेथड, मल्टीपल अप्रोच के साथ ये क्या रहता है कि अटैच रहता है। असेसमेंट सर्व्स बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव पर्पसेस। कि असेसमेंट को हम लोग फॉर्मेटिव और समेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेटिव मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं, और उसके साथ साथ एट द एंड मोमेंट में हम लोग यूज करते हैं। इसी को लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ लर्निंग प्रोसेस को मेजर्स करने की हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इफेक्टिव असेसमेंट अलाइन विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। और अगर इफेक्टिव असेसमेंट को हम लोग देखिए तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ और उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी के साथ भी क्या रहता है कि अलाइन रहता है। असेसमेंट वैलिडिटी इज क्रूशियल एंड एक्सटेंड्स बियॉन्ड जस्ट द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट। असेसमेंट वैलिडिटी को अगर हम लोग देखिए, ये एक बहुत ही क्रूशियल एज वेल एज एक्सटेंड, एक क्रूशियल और एक्सटेंडेड रहता है। जो कहाँ से एक्सटेंडेड रहता है कि ये सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं रहता मेजरमेंट का, उसी से भी बहुत आगे ये चला जाता है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्निक सच एज ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड टेस्टिंग। और असेसमेंट में हम लोग बहुत सारे तरह का टेक्निक को यूज करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग और टेस्टिंग। असेसमेंट का जो क्वालिटी होता है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, टीचर कॉम्पिटेंसीज एंड स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम लोग असेसमेंट का क्वालिटी को देखें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, टीचर का कॉम्पिटेंसीज, स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि असेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिलेबिलिटी इन असेसमेंट रेफर्स टू ऑप्शन द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम्स, the relevance of test content of the to the curriculum, the speed at which students complete the test. Answer of this question is option A, that is the consistency and stability of test score. रिलीबिलिटी का अगर हम लोग बात करें, इसका जो इम्पोर्टेंस है असेसमेंट में वो बहुत ही हाई है। रिलीबिलिटी इन असेसमेंट रेफर्स टू the consistency and stability of measurement over time and across different narrators and context। कि ये रिलेबिलिटी जो है असेसमेंट में वो किसी को रेफर करता है, कंसिस्टेंसी को शो करता है, स्टेबिलिटी को ये रेफर करता है, जो कि अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द रेटर क्या किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। It is a crucial aspect of
साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और रिलेबिलिटी जो है ये एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, एक साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होता है, यूज होता रहता है। अगर रिलेबिलिटी का टाइप्स के बारे में हम लोग बात करें तो चार तरह का रिलेबिलिटी देखने के लिए मिलता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी, इंटररेटर रिलेबिलिटी, पैरेलल फॉर्म्स रिलेबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी में हम लोग क्या करते हैं, द डिग्री टू व्हिच डिफरेंट आइटम्स ऑन ए टेस्ट मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट, कि कितना दूर तक कि डिफरेंट आइटम्स जो है, एक टेस्ट का डिफरेंट आइटम्स जो है वो सेम कंस्ट्रक्ट को क्या कर पा रहा है, मेजर कर पा रहा है। जब इसी को हम तो लोग दिखते हैं और रिलेबिलिटी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं और बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। लेकिन जब टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर ओवर टाइम, कि ओवर द टाइम टेस्ट स्कोर का कंसिस्टेंसी क्या रहता है, उसी को हम लोग देखते हैं। इंटररेटर रिलेबिलिटी, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट एमंग डिफरेंट रेटर, कि इंटररेटर रिलेबिलिटी में क्या रहता है कि अलग अलग जो रेटर है वो लोग कितना दूर तक कितना डिग्री में एग्री कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करके जो रिलेबिलिटी निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटररेटर रिलेबिलिटी। पैरेलल फॉर्म्स रिलेबिलिटी, यहाँ क्या होता है कि हम लोग एक टेस्ट का एक डिफरेंट वर्जन्स लेते हैं और वो दोनों को इम्प्लीमेंट करके हम लोग जब कंपेयर करते हैं और रिलेबिलिटी निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलेबिलिटी। अगर इम्पोर्टेंस का बारे में देखिए रिलेबिलिटी को जो कि इन असेसमेंट में है, तो ये रिलेबल असेसमेंट आर एसेंशियल फॉर मेकिंग वैलिड इन्फरेंसेस अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि अगर एक टेस्ट रिलेबल है तो वो क्या कर सकता है कि एक वैलिड इन्फ्रेंस कर सकता है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के बारे में। रिलेबिलिटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी, ये रिलेबिलिटी और वैलिडिटी के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर एक टेस्ट रिलेबल है तो वो वैलिड हो सकता है, हो नहीं सकता। ये एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है वैलिडिटी के लिए, लेकिन वैलिडिटी रिलेबिलिटी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। कोई टेस्ट अगर वैलिड है तो वो रिलेबल ही होगा, लेकिन कोई टेस्ट रिलेबल है तो वो वैलिड हो सकता है और वैलिड हो भी नहीं सकता। हाई रिलेबिलिटी एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ असेसमेंट रिजल्ट, जिसका हाई रिलेबिलिटी रहता है वो क्रेडिबिलिटी को एनहांस करता है और जो यूजफुलनेस है वो टेस्ट का रिजल्ट उसी को भी क्या करता है कि एनहांस करता है। अगर फैक्टर्स के बारे में आप देखिए तो रिलेबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ कंस्ट्रक्ट बिंग मेजर, कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट को बनाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट टेकर, कि टेस्ट टेकर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अफेक्ट करता है। टेस्टिंग कंडीशन, स्कोरिंग प्रोसीजर, लेंथ ऑफ द असेसमेंट, ये सारे के सारे क्या करता है, इनको अफेक्ट करता है। मेजर्स करने के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन रिलेबिलिटी हम लोग चार तरह का क्या करते हैं कि ये टेस्टिंग्स जो मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड उसको यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए क्रॉनबेच अल्फा, कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग यूज करते हैं टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी में। इंट्रा क्लास कोरिलेशन हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं इंटररेटर रिलेबिलिटी में। फैक्टर एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट वो कैसा है उसी को जानने के लिए।
देखिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है अलग अलग एग्जाम में कि इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं। ऑलवेज हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए कौन सा यूज करते हैं, क्रॉनपेच अल्फा। लेकिन टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं। अगर हम लोग इंटररेटर का बात करें तो इंट्रा क्लास कोरिलेशन यहाँ हम लोग यूज करते हैं। और एक टेस्ट में फैक्टर्स एनालिसिस हम लोग करते हैं, एक फैक्टर एनालिसिस को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आइटम्स जो है वो कैसा है, उसी को जानने के लिए हम लोग फैक्टर एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं। इसी के अंदर भी दो तरह का फैक्टर एनालिसिस है, EFA CFA जिसको बोलते हैं, और अभी आज का डेट में ये SPSS के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विथ वैलिडिटी। अगर रिलेबिलिटी का वैलिडिटी के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है हम लोग उसी को देखिए तो देखिए, रिलेबिलिटी इज ए प्री रिक्वेस्ट स्टेज फॉर वैलिडिटी बट नॉट ए reliable टेस्ट इज बट ए reliable टेस्ट इज नॉट नेसेसरी वैलिडिटी। कि देखिए कि वैलिडिटी के लिए रिलेबिलिटी एक नीड है, लेकिन एक रिलेबिलिटी, एक अगर टेस्ट रिलेबल है तो वो नेसेसरी नहीं है कि वो वैलिड होगा। वो वैलिड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोथ रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी नीड टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग एंड यूजिंग असेसमेंट। अगर हम लोग कोई असेसमेंट को डेवलप कर रहे हैं, टूल को डेवलप कर रहे हैं, तो रिलेबिलिटी और जो वैलिडिटी वो दोनों से दोनों क्या है, बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि क्या दैट इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट वैलिडिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट परफेक्ट रिलेबिलिटी, स्पेशली इन मोर क्वालिटेटिव और परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या कुछ केस कॉन्टेक्स्ट में वैलिडिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट परफेक्ट रिलेबिलिटी, कि वैलिडिटी विदाउट रिलेबिलिटी के साथ भी क्या हो सकता है कि दिखाई जा सकता है। मतलब एक टेस्ट अगर विथ एकदम परफेक्ट रिलेबल्स नहीं है, फिर भी वो टेस्ट क्या हो सकता है कि वैलिड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ ऑप्शन समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, नॉर्म डिफरेंट असेसमेंट। Answer of this question is option B, that is formative assessment. Learning for learning, assessment for learning. This is an approach to educational assessment that focuses on using assessment practices to improve students' learning rather than merely measuring it. कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ये एक तरह का असेसमेंट है जो कि स्टूडेंट का जो लर्निंग है उसी को इम्प्रूव करने के लिए, लर्न करने के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन इसी को हम लोग बच्चा कितना लर्न किया है उसी को जानने के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। उसी के साथ साथ ये लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है और गाइड करता है स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग को और उसके साथ साथ टीचर का इंस्ट्रक्शन को। और ये इन्वॉल्व रहता है अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन में, जब हम लोग क्या कर रहे हैं इन इंडिविजुअलाइजिंग लर्निंग एंड द वर्क ऑफ बेंजामिन ब्लूम। कि देखो, जब बेंजामिन ब्लूम अर्ली स्टेज में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो एकदम स्टीफन की तरह उस टाइम काम किया था। और जब हम लोग इंडिविजुअलाइज लर्निंग के बारे में बोल रहे हैं तब भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग को देखें तो इसी का कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने के लिए मिलता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस में क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और इसको इट प्रोवाइड्स फीडबैक्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव लर्निंग। और ये फीडबैक प्रोवाइड करता है किसके लिए, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। और ये इन्वॉल्व रहता है स्टूडेंट्स को, इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्टिवली इन
द असेसमेंट प्रोसेस, जब हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं तब यह क्या रहता है, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ये असेसमेंट प्रोसेस में। इट फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न, नॉट जस्ट व्हाट दे लर्न, कि ये फोकस करता है कि कैसे स्टूडेंट्स लर्न कर रहा है, कि वो क्या लर्न किया है उसी के ऊपर ये फोकस नहीं करता है, फोकस करता है मेनली क्या किसी के ऊपर कि स्टूडेंट कैसे लर्न कर रहा है। अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग और ट्रेडिशनल असेसमेंट को हम लोग थोड़ा कंपेयर करके देखिए तो देखिए पर्पस क्या रहता है कि प्राइमरी पर्पस जो गोल्स जो रहता है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का वो इम्प्रूव करने के लिए रहता है, लेकिन जो असेसमेंट ट्रेडिशनल असेसमेंट का था वो क्या था कि मेजर करने के लिए ही था, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का जो लर्निंग है उसी को तो इम्प्रूव कर सकते हैं और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम लोग उसी को एसेस भी कर सकते हैं कि कितना दूर तक लर्न किया है उसी को भी एसेस कर सकते हैं। टाइमिंग का बात करें तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलता है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल असेसमेंट को हम लोग देखें तो हम जनरली क्या हो रहा था कि एट द एंड ऑफ द सेशन ही हम लोग क्या कर रहे थे कि उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इन्वॉल्वमेंट का अगर बात देखिए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको एसेस किया जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या हो रहा था कि एट द एंड ऑफ द सेशन किया जा रहा था और यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ऐसा भी कुछ स्टूडेंट रहते थे जो लोग की एग्जाम देने के लिए भी नहीं आते थे। फीडबैक का बात करें तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है एक डिटेल एक्शनेबल फीडबैक प्रोवाइड करता है जो कि ट्रेडिशनल असेसमेंट नहीं कर पाता। अगर रिलेशनशिप को हम लोग देखें असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ कि हाउ टू लर्न कंसेप्ट तो किस तरह का हम लोग अंडरस्टैंडिंग आता है ये थोड़ा देखिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग कैन प्रोमोट लर्निंग ऑटोनॉमी, ए की एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू लर्न, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या करता है कि ये लर्निंग ऑटोनॉमी को वो प्रोमोट करता है जो कि हाउ टू लर्न का एक बहुत ही की एस्पेक्ट है। अगर इफेक्टिव असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रैक्टिस को हम लोग देखें तो ये स्टूडेंट को हेल्प करता है किसके लिए कि उनका जो मेटा कॉग्निटिव स्किल है उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर देखिए द फीडबैक प्रोवाइडेड इन AFL शुड फोकस नॉट जस्ट ऑन टास्क परफॉर्मेंस बट ऑन लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये फीडबैक जो AFL से हमको मिल रहा है वो क्या करता है, शुड फोकस नॉट जस्ट ऑन टास्क परफॉर्मेंस, वो टास्क परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं करता है, वो फोकस करता है लर्निंग स्ट्रेटेजी सेल्फ रेगुलेशंस के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन असेसमेंट? ऑप्शन, इट शुड be given only at the end of the course. It should focus solely on weaknesses. It should be timely and specific. It should always be in the form of grades. Answer of this question is option C, that is, it should be timely and specific. The term criterion reference assessment refers to option, comparing a student's performance to that of other students, measuring a student's performance against predetermined standard, assessing only the most difficult content in a subject, using only multiple choice questions in test. Answer of this question is option B, that is measuring a student's performance against predetermined standards. अगर हम लोग क्राइटेरियंस रेफरेंस असेसमेंट के बारे में बात करें तो ये एक तरह का असेसमेंट है जो कि जहाँ की हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो एक प्रीफिक्स्ड प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया के साथ क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हम लोग अगर एक एग्जांपल लेंगे तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके लिए हम लोग पहले से ही क्राइटेरिया डिफाइन करके रखे हैं। अगर 60% एबव फर्स्ट क्लास, 50% एबव 50 और 50% एबव सेकंड क्लास, बिलो 50% थर्ड क्लास और बिलो 30% फेल। तो ये जो क्राइटेरिया है इसी के साथ जब एक बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। और ये मेथड जो है वाइडली यूज होता है कि एजुकेशनल सेटिंग में। ओके,
और इसी को हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स कितना दूर तक मास्टरी गेन किया है, कोई एक स्पेसिफिक स्किल, कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करने के लिए। अगर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें तो ये फोकस करता है व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू रेदर देन हाउ दे कंपेयर टू अदर, कि यहाँ कि व्हाट स्टूडेंट कैन डू, कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है उसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग स्टूडेंट को अलग उसका जो पीयर के साथ कंपेयर नहीं करते। ये हम लोग को क्या करता है, प्रोवाइड क्लियर लर्निंग टारगेट फॉर स्टूडेंट। और यहाँ एक क्लियर लर्निंग टारगेट हम लोग क्या करता है कि प्रोवाइड करता है। अलाउज फॉर मोर प्रिसाइज फीडबैक ऑन एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और उसके साथ साथ ये हम लोग को क्या करता है कि एक प्रिसाइज फीडबैक प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ वो स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो एरियाज है, कहाँ हमारा स्ट्रेंथ है कहाँ हमारा वीकनेस है, वो प्रोवाइड करता है। सपोर्ट ए मोर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस। और ये इसी को एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस में एक सपोर्टर का जैसे माना जाता है। अगर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को फिर देखिए तो ये क्या है कि ये परफॉर्मेंस एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में क्या करता है कि मेजर्स किया जाता है, और ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है जब द गोल इज टू एंश्योर कॉम्पिटेंसीज इन स्पेसिफिक एरिया, कि जब हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट का कॉम्पिटेंसीज कितना है, क्या है कोई एक पर्टिकुलर एरिया में, और हमारा गोल क्या था, तो उस टाइम ये बहुत ही एप्रोप्रिएट रहता है। और उसी के साथ साथ ये अलाउ करता है क्लियर कम्युनिकेशंस के लिए, जो कि जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन था। इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एडिशनल इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस इज नीडेड। और ये हमको बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि कौन सा एरिया में एडिशनल इंस्ट्रक्शन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। A criterion reference test could also be used as a norm reference test, but not vice versa. ये रिलेशनशिप है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को हम लोग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का जैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को हम लोग कभी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का जैसे यूज नहीं कर सकते। The focus of is on describing what the student can do, not how they compare to other. कि यहाँ हमारा फोकस क्या रहता है कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग दूसरा स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग देख सकते हैं कि क्या वो कर सकता है। इट अलाउज फॉर स्टूडेंट फॉर मोर प्रिसाइज इंस्ट्रक्शनल डिसीजन। और यहाँ हमको बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस के लिए ये हमको अलाउ करता है। और रिलेबिलिटी का वैलिडिटी का बात करें तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को रिलेबिलिटी और वैलिडिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव असेसमेंट? ऑप्शन, it is used to monitor learning progress during instruction. It provides immediate feedback for student improvement. It is typically conducted at the end of a unit or course. It focuses on the process of learning rather than outcome. Answer of this question is option C, that is, it is typically conducted at the end of a unit or course. Next, the concept of constructive alignment in assessment refers to option, ensuring that assessment tasks are of equal difficulty, aligning learning outcomes, teaching methods, and assessment tasks, using only constructed response item in test, arranging test items in order to increasing difficulties. Answer of this question is option B, that is aligning learning outcomes, learning method and assessment task. कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट का बात जब हम लोग कर रहे हैं तो ये किसी के साथ अलाइन होना चाहिए हमारा असेसमेंट, कि उसी का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आउटकम्स है, हो गया, टीचिंग मेथड है, असेसमेंट टास्क है, वो सारे के साथ क्या होना चाहिए कि अलाइन होना चाहिए। Which of the following is a benefit of using rubric in assessment? कि ऑप्शन, they eliminate
the need for teacher judgment. They provide clear criteria for performance expectation. They ensure all students receive the same score. They are only useful for summative assessment. Answer of this question is option B, that is, they provide clear criteria for performance expectations. Next, the principle of assessment validity is best achieved when option all students receive the same score. The assessment actually measure the intended learning outcome. The assessment is easily to administer. The assessment uses only objective items. Answer of this question is option B, that is, the assessment accurately measure the intended learning outcome. Which of the following is a characteristic of norm reference assessment? Option: it measure performance against predetermined criteria. It compare a student performance to that of other students. It is always used for formative purposes. It focuses on individual's mastery of content. Answer of this question is option B, that is, it compare a student performance to that of other student. The concept of assessment literacy refers to option the ability to read assessment questions correctly, the understanding of assessment principles and practices, the skill of writing multiple choice questions, the process of grading assessment quickly. Answer of this question is option B, that is, the understanding of assessment principle and practices. Which of the following is a key principle of universal design for assessment? Option: using only one type of assessment for all students, designing assessment that are accessible to widest range of students, focusing student solely on summative assessment, eliminating all accommodation for students with disabilities. Answer of this question is option B, that is, designing assessment that are accessible to the widest range of students. The term Wasback effect in assessment refers to option the influence of testing on teaching learning, the process of reviewing test answer with students, the tendency for test score to regress towards the mean, the practice of rescuing old test questions. Answer of this question is option A, that is, the influence of testing on teaching and learning. Which of the following is a characteristic of performance-based assessment? Option: it relies only on multiple choice questions. It focuses on the application of knowledge and skill in realistic context. It is always standardized across all students. It emphasizes speed over depth of understanding. Answer of this question is option B, that is, it focuses on the application of knowledge and skill in realistic context. The principle of assessment fairness is best achieved when all students receive the same score. The assessment is equally valid for all test takers. Only multiple choice questions are used. The assessment is extremely difficult for all students. Answer of this question is option B, that is, the assessment is equally valid for all test takers. Which of the following is a key characteristic of formative assessment? Option: it is always graded. It occurs only at the end of a unit. It provides ongoing feedback to improve learning. It is used primarily for ranking students. Answer of this question is option C, that is, it provides ongoing feedback to improve learning. The concept of assessment for learning emphasizes option using assessment primarily for grading purposes, focusing on summative assessment, using assessment to support and enhance the learning process, comparing students' performance to each other. Answer of this question is option C, that is, using assessment to support and enhance the learning process. Which of the following is a benefit of using multiple assessment method? Option: it reduces the workload of teachers. It provides a more comprehensive view of students' learning. It ensures all assessment are standardized. It eliminates the need for rubrics. Answer of this question is option B, that is, it provides a more comprehensive view of student learning.
The principle of content validity in assessment refers to option the consistency of test score over time, the degree to which test items represented the content domain being measured, the fairness of test administration process, the difficulty level of the test item. Answer of this question is option B, that is the degree to which test item represented the content domains being measured. Which of the following is a characteristic of diagnostic assessment? Option: it is used to assign final grades. It identifies specific strength and weakness in student learning. It occurs only at the end of the course. It focuses on comparing students to their peers. Answer of this question is option B, that is it identifies specific strength and weaknesses in student learning. The concept of assessment as learning emphasizes option using assessment solely for grading purposes, student active role in monitoring and reflecting on their own learning, teachers' exclusive responsibility in the assessment process, the use of standardized test only. Answer of this question is option B, that is students' active role in monitoring and reflecting on their own learning. Which of the following is a key principle of effective feedback in assessment? Option: it should focus only on mistake and error. It should be provided in as infrequently as possible. It should be specific, actionable, and timely. It should always be in the form of grades and scores. Answer of this question is option C, that it should be specific, actionable, and timely. The term construct validity in assessment refers to option the physical construction of test, the degree to which a test measure the intended theoretical construct, the consistency of test score over time, the fairness of test administration process. Answer of this question is option B, that is the degree to which a test measure the intended theoretical construct. Which of the following is a characteristic of high quality assessment? Option: it focuses solely on recall of facts. It is aligned with learning objective and instruction. It uses only one type of question format. It is always timed and standardized. Answer of this question is option B, that is it is aligned with learning objectives and instruction. The principle of assessment transparency is best achieved when option assessment criteria are kept secret from students. Only teachers have access to assessment result, student understanding and purpose, criteria and consequences of assessment. All assessment are conducted anonymously. Answer of this question is option C, that is student understand the purpose, criteria and consequences of assessment. Which of the following is a key characteristic of authentic assessment? Option: it relies primarily on multiple choice questions. It focuses on real world tasks and application. It emphasizes memorization of facts. It is always standardized across all students. Answer of this question is option B, that is it focuses on real world tasks and applications. The concept of assessment bias refers to the tendency to prefer certain types of assessment, systematic errors that disadvantage criteria group of students, the use of only positively awarded test items, the practice of curving test scores. Answer of this question is option B, that is systematic errors that disadvantage certain group of students. Which of the following is a benefit of using self-assessment in classroom? Option: it eliminates the need for teacher feedback. It promotes students' reflection and metacognition. It ensures all students receive high grades. It replaces all other forms of assessment. Answer of this question is option B, that is it promotes students' reflection and metacognition. The principle of assessment reliability is best achieved when the assessment procedure consists result across different occasions. The assessment is extremely difficult for all students. The assessment uses only true false questions.
The assessment is administered only once. Answer of this question is option A, that is the assessment procedure consistent result across different occasions. Next, which of the following is a characteristic of formative assessment? Option, it is primarily to assign grades. It occurs only at the end of the course. It provides ongoing feedback to improve teaching learning. The focus on comparing students to their peers. Answer of this question is option C, that is it provides ongoing feedback to improve teaching and learning. The concept of assessment for learning emphasizes option using assessment primarily for ranking students, focusing on high stack testing, using assessment to inform and improve the learning process, administering assessment only at the end of the course. Answer of this question is option C, that is using assessment to inform and improve the learning process. Which of the following is a key principle of portfolio assessment? Option, it focuses on a single piece of work. It showcases student growth and achievement over time. It is always graded using multiple choice questions. It is used only for summative processes. Answer of this question is option B, that is it showcases student growth and achievement over time. The concept of assessment accommodation refers to option making assessment easier for all students, changing the content being assessed, modifying assessment procedure to remove barrier for students with disabilities, eliminating assessment for certain groups of students. Answer of this question is option C, that is modifying assessment procedure to improve barriers for students with disabilities. Next, which of the following is a characteristic of criterion reference interpretation? Option, comparing a student performance to that of other students, evaluating performance against predetermined standard or objective, focusing solely on the ranking of students, using a bell curve to distribute grades. Answer of this question is option B, that is evaluating performance against predetermined standards and objective. The principle of assessment validity is compromised when option the assessment measure what it intended to measure. The assessment is too easy for all students. The assessment includes irrelevant or biased item. The assessment uses a variety of question types. Answer of this question is option C, that is the assessment includes irrelevant or biased items. Which of the following is a key characteristic of performance-based assessment? Option, it relies solely on multiple choice questions. It focuses on the application of knowledge and skill in authentic context. It is always administered in a standardized format. It emphasizes speed over depth of understanding. Answer of this question is option B, that is it focuses on application of knowledge and skill in authentic context. The concept of assessment literacy for teachers includes the ability to create only multiple choice test, understanding how to use assessment data to improve instruction, focus solely on summative assessment, avoiding all form of formative assessment. Answer of this question is option B, that is understanding how to use assessment data to improve instruction. Which of the following is a benefit of using peer assessment? Option, it eliminates the need for teacher feedback. It promotes critical thinking and collaborative learning. It ensures all students receive the same grade. It replaces all other forms of assessment. Answer of this question is option B, that is it promotes critical thinking and collaborative learning. The principle of assessment fairness is best achieved when option all students receive the same score regardless of performance. The assessment provides equal opportunities for all students to demonstrate their learning. Only multiple choice questions are used. The assessment is extremely difficult for all students.
Answer of this question is option B, that is the assessment provides equal opportunities for all students to demonstrate their learning. Which of the following is a key characteristic of formative assessment? Option, it is always used to assign grades. It occurs only at the end of a unit of course. It provides ongoing feedback to guide teaching and learning. It focuses on comparing students to their peers. Answer of this question is option C, that is, it provides ongoing feedback to guide teaching and learning. The concept of assessment moderations refers to making all assessment easier, the process of ensuring consistency in assessment judgment, using only computer-based assessment, eliminating all subject assessment tasks. Answer of this question is option B, that is the process of ensuring consistency in assessment judgment. Which of the following is a characteristic of high quality feedback? Option, it focuses only on what the student did wrong. It is provided only at the end of a course. It is specific, timely, and actionable. It always comes in the form of numerical grades. Answer of this question is option C, that is, it's specific, timely, and actionable. The principle of constructive alignment in assessment is best achieved when all assessments are made as difficult as possible. Learning outcome, teaching method, and assessment are aligned. Only standardized testing are used. Assessment focus solely on factual recall. Answer of this question is option B, that is learning outcome, teaching methods, and assessment are aligned. Which of the following is a key characteristic of authentic assessment? Option, it relies primarily primarily on multiple choice questions. It focuses on real world tasks and problem solving. It is always standardized across students. It emphasizes memorization of facts. Answer of this question is option B, that is, it focuses on real world tasks and problem solving. The concept of assessment for learning emphasizes option, using assessment for primarily for grading purposes, focuses on high stakes testing, using assessment to support and enhance the learning process, administering assessment only at the end of a course. Answer of this question is option C, that is using assessment to support and enhance the learning process. Which of the following is a benefit of using multiple assessment method? Option, it reduces the workload for teachers. It provides a more comprehensive review of student learning. It ensures all assessment and standardized. It eliminates the need for rubrics. Answer of this question is option B, that is, it provides a more comprehensive review of students' learning. The principle of assessment transparency is best achieved when assessment criteria are kept secret from students. Only teachers have access to assessment result. Students understand the purpose, criteria, and consequences of assessment. Assessment, all assessment are conducted anonymously. Answer of this question is student understand the purpose, criteria, and consequences of assessment. Which of the following is a key principle of universal design for assessment? Option, using only one type of assessment for all students, designing assessment for that are accessible and fair to the widest range of students, focusing solely on summative assessment, eliminating all accommodations for students with disabilities. Answer of this question is option B, that is designing and assessment that are accessible and fair to the widest range of students.